शक्ति में आने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करो जो लोगों को पसंद हो, और शक्ति हासिल होने के बाद उन तरीकों का जो लोगों की ज़रूरत हो। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हम श्रीलंका की पार्टी जेवीपी के राइज में देख रहे हैं। अभी जो एनपीपी जो अलायंस है उसके पास 2/3 की मेजोरिटी आई है। दुनिया के कई लेफ्टिस्ट थिंकर्स आर सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट इन ग्लोबल पॉलिटिकल हिस्ट्री। उनका मानना है कि देखिए, श्रीलंका में इतनी भारी बहुमत से श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का आना इस बात का सबूत है कि लेफ्ट जिंदा है और लेफ्ट दुनिया के कई और भागों में भी आएगा। कुछ चुनिंदा देश जहां पर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की सरकारें हैं, उसमें से एक नॉर्थ कोरिया भी है। यह भी कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कई लिबरल थिंकर्स द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को होप समझा जा रहा है वो कुछ नया ट्रेंड लेकर आए। पॉलिटिकल साइंस में एक फील्ड है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि कैसे कुछ देशों की आइडियोलॉजी, हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमिक सिचुएशन को कंपैरिजन करके हम क्या कॉशियस हो सकते हैं कि भविष्य में और क्या हो सकता है। तो ज़रा समझते हैं इस वीडियो में, श्रीलंका के पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करते हैं और फ्यूचर में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उस पर एक पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। जरा देखिए, राजपक्षाल जो लगभग 2 दशक तक श्रीलंका पर राज कर रहे थे, लास्ट जो 2020 वाले इलेक्शन थे 145 सीट थी उनके पास और अभी मात्र 3 सीट रह गई हैं। इट्स लाइक एक स्कूटर पे इनके 3 जो लेजिस्लेटर हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं, वो अपना बैठकर जा सकते हैं। इतनी सीट रह गई हैं। अब ज़रा इनके बारे में बात कर लें। शॉर्ट में इनको कहा जाता है AKD। तो इमेज है रूरल सेनेलीज की। रूरल सेनेलीज, याद होगा कि 2 एथनिक यू कैन से प्रोफाइल हैं जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स को डिफाइन करती हैं। मेजॉरिटी है सेनेलीज की और बाकी बची तमिल माइनॉरिटी। तो रूरल सेनेलीज यूथ परेशान किस वजह से था? इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल एज हमारी हिस्ट्री, यानी कि श्रीलंका की हिस्ट्री में ये कॉम्बिनेशन कि अच्छा तमिल और उनको सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, वो श्रीलंका के लिए खतरा है। तो वो जो परेशान यूथ था, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो नेशनलिस्ट कॉन्शियंस है उस पर जो चोट पहुंचाई जा रही थी पिछले कुछ पार्ट में, तो उससे कनेक्टेड जो बिलीफ था, मतलब उसको इन्होंने कैश किया है। लेकिन जो जेवीपी पार्टी है ना, ज़रा इसका इतिहास देख लीजिए। 1971 में इन्होंने मिलिट्री इंसर्जेंसी करी। इनके एक लीडर थे विजय वेरा, जो ट्रेनिंग कर आए थे यूएसएसआर से, सोवियत से, और यहाँ पर इन्होंने सोचा कि यहाँ पर लाएंगे कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन। यानी कि जिस पार्टी के अभी प्रेसिडेंट बने हैं उस पार्टी के जो लीडरशिप है वो 1971 में श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ी थी। हथियार उठाकर वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को ही बदलना चाहते थे। फिर 1987 में दोबारा अपराइजिंग इन्होंने करी। तो यानी कि इनकी इमेज किस चीज़ की थी? मिलिटेंसी की इमेज रही है। क्या गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस की इमेज रही है? गवर्नेंस की इमेज नहीं, मिलिटेंसी की रही है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल थिंकर है मैकियावेली। उनका मानना है कि पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर एंड पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कम, कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ गेटिंग इनटू पावर ज़्यादा रहता है। ऐसा ही कुछ हम जेवीपी की इमेज में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, स्पेशली सिंस 2004। अब इनको पता लग गया कि यार इन तरीकों से पावर में आया तो जा नहीं रहा, तो पावर में आने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करो जो मेजॉरिटी ऑफ जनता जिसमें बिलीव कर रही है, यानी कि डेमोक्रेसी। तो कभी तो फेडअप होंगे। इस समय की जो 20 साल का राज राजपक्षास का चल रहा था, वो मौका इनको अब मिल गया। ज़रा कंपैरिजन करते हैं नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया में 1926 में 17 अक्टूबर को ये किम इल संग, जो अभी किम जोंग उन है ना, ये इनके दादा हैं। तो इनके ग्रैंडफादर ने डाउन विद इंपीरियलिज्म यूनियन बनाई थी। उस समय ही वॉज फाइटिंग फॉर दिस कॉज ऑफ कोरियन पेनिनसुला, यानी केवल नॉर्थ कोरिया नहीं। इनका मानना था जापानीज इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, इनको मार भगाना है। मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडियोलॉजी वाले इस एक यू कैन से पॉलिटिकल आउटफिट ने अटैक भी किया, आर्म्ड अपराइजिंग भी करी। जैसे जेवीपी ने आर्म्ड अपराइजिंग करी अगेंस्ट दिस कि ये तो जो श्रीलंका में जो राज है वो कॉलोनियल पावर तो चली गई ब्रिटिश, लेकिन अभी जो सरकारें हैं वो नियो कॉलोनियलिज्म में हैं। अभी भी वो बाहर की और घर की कैपिटलिस्ट फोर्सेस के लिए काम कर रही हैं। इस वजह से जेवीपी जो रूरल पुअर यूथ को रिप्रेजेंट कर रही थी, मासेस को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो उनके खिलाफ आर्म्ड अपराइजिंग भी कर रही थी।
वहां पर उन्हें मतलब सक्सेस ना के बराबर ही मिला। शुरुआत में इन्हें भी सक्सेस ना के बराबर ही मिला। जैसे कि ये फेमस है पोंचोन बो 1937, एक जो सिटी है जो जापानीज के अंडर थी, उन्होंने कुछ घंटे के लिए जीत ली थी, लेकिन अभी तक उसकी किस्से कहानियां बताई जाती। और प्रेजेंट वन मतलब अब ऐसा हो गया कि भाई एक पर्सन को ना होप की तरह प्रेजेंट करना है। ये हमेशा रूल होता है, मतलब जब भी किसी कोई ऐसी पार्टी होती है जो डिक्टेटरशिप वाले ट्रेंड में विश्वास रखती है, जैसे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 वो क्लियरली कहता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मेजोरिटी रहेगी एंड दे आर नॉट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। उनके हिसाब से डिक्टेटरशिप इज नॉट अ नेगेटिव टर्म इफ इट कैन प्रोड्यूस रिजल्ट ब्रिंगिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो लोगों को क्या चाहिए भाई, गरीबी से आज़ादी तो चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए। अभी आगे वीडियो में मैं कोट करूंगा सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव, इसकी रिपोर्ट जो अभी श्रीलंका की इलेक्शंस के ऊपर आई है। उनके सर्वे के हिसाब से पीपल आर सो मच फेड अप विद इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका दैट दे बिलीव कि इट इज बेटर टू बी रूल्ड बाय अ डिक्टेटर। मतलब एक पर्सनैलिटी जिसमें सारा होप रख लो, अब वो किस तरीके से डिलीवर करना चाहता है, रिजल्ट करे, बट रिजल्ट डिलीवर करे। दे शुड हैव बेटर इकोनॉमिक वेलबींग। अब यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक चेहरा दिखाया जा रहा है। ऐसे ही यहां पर किम इल संग, अब किम इल संग के अलावा और भी कम्युनिस्ट लीडर थे नॉर्थ कोरिया में, लेकिन किम इल संग पर हाथ था किसका, यूएसएसआर का। यूएसएसआर ने कहा भाई एक चेहरा तो चाहिए, क्योंकि पीपल वांट टू कनेक्ट देयर होप विद वन पर्सनालिटी। मल्टीपल पर्सनालिटीज रहेंगी तो वो लार्जर देन लाइफ वो कमिटमेंट नहीं आ पाएगा। फिर किम इल संग उस समय इन्हें सपोर्ट मिल रहा था साउथ कोरिया, जहां पर आज साउथ कोरिया, वहां से भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, चाइना से भी थे, यूएसएसआर से भी थे। तो मल्टीपल कम्युनिस्ट जो आउटफिट्स थे उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इनको, किम इल संग को, यानी कि किम जोंग उनके दादा को। फाइनली जैसे इन्होंने अपनी पावर को कॉन्सोलिडेट कर लिया, इसके बाद इन्हें समझ में आया कि भाई अब मैं मल्टीपल आउटफिट्स को साथ रखूंगा नहीं। 17 इन्हीं के पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स, उनको पर्ज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फिर इसके बाद जो इनकी खुद की गुरिल्ला आउटफिट थे उसके कई लीडर्स को इन्होंने खत्म कर दिया। फिर ये इंटरनल ब्लड बाथ चलता रहा, यानी कि एक बार आपको पता लग गया कि अच्छा वायलेंस इज अ वे टू कम टू पावर, तो फिर आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो नॉर्थ कोरिया और श्रीलंका में डिफरेंस यहाँ पर यह दिख रहा है कि भाई नॉर्थ कोरिया में जो राइज हुआ है वो कम्युनिस्ट पार्टी इस डिक्टेटोरियल ट्रेंड के थ्रू ही बढ़ी है, यानी कि वहां पर डेमोक्रेसी एज अ लेडर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जो सम आर्टिकल्स वर सेइंग कि देखो ऐसा कुछ लीडरशिप आ रही है लेफ्टिस्ट, इतना बड़ा बैशन तो देखो नॉर्थ कोरिया में भी है कि अब वैसे ट्रेंड यहां पर दिखेंगे। तो देखो ये ओरिजिन में तो ये डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन फिर काउंटर ओपिनियन ये आती है कि डेमोक्रेसी के रूट से और भी तो डिक्टेटरशिप वेस्ट में हुई हैं। नाजिज्म, फासिज्म का एग्जाम्पल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर जैसे आप राइज कर मतलब जैसे आप कैप्चर कर लेते हो पावर, तो रिमेन इन पावर यू नीड टू गिव पीपल प्राइड पावर। तो कहा जा रहा है कि श्रीलंका को भी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका, अब श्रीलंका को भी प्राइड एंड पावर देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे श्रीलंका आर्म्स पे क्यों खर्च करेगी? भाई देखिए, इंडिया को खर्च करना पड़ता है, चाइना पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। नॉर्थ कोरिया का समझ में आता है कि वो इस वजह से नई नई मिसाइल टेस्ट करता रहता है क्योंकि साउथ कोरिया के साथ दुश्मनी है और साउथ कोरिया का सपोर्ट यूएसए से है। लेकिन वाई वुड श्रीलंका डू दिस? तो अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, श्रीलंका नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स लोकेशन। श्रीलंका इज लाइक अ स्टेशन शिप इन इंडियन ओशन एंड इंडियन ओशन इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमी। यानी कि 80% से ज़्यादा व्यापार अगर इंडियन ओशन से होकर जा रहा है और उसमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन श्रीलंका की है। हम्बनटोटा पोर्ट पर ऑलरेडी चाइना है और इससे कुछ टाइम पहले चाइना ने रशिया के भी मिलिट्री वेसल को वहां पर इनवाइट किया। तो इससे पता लग रहा है कि श्रीलंका अंडरस्टैंड्स इट्स इंपॉर्टेंस इन जियोपॉलिटिकल इन फाइटिंग। लेकिन अगर क्रॉस फायर से श्रीलंका को भविष्य में बचना है तो उसको अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यानी कि एकेडी के राइज के पीछे ये भी है कि जनता ये भी देख रही है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजपक्षास ने एक तरीके से श्रीलंका की इकोनॉमी को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया था चाइना का, अब तुम तो हमें बचा लोगे ना। बट मुद्दा ये है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो इनकी पार्टी है जेवीपी, दे आर ऑल्सो हैविंग बोन होमीज, वो भी आप क्लोज कनेक्शन कर रहे हैं, इनको वहां से भी सपोर्ट मिल रहा है।
तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, लेकिन जब तक आप पावर एंड प्राइड जनता को नहीं दोगे तो ऐसे में ये जो अभी आपको राइज मिला है ये कंटिन्यू कैसे रह पाएगा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि श्रीलंका की जो अभी तक की पोस्चरिंग है, इमेज है, वो शायद अगले 5 साल में बदल सकती है। पहले तो वो इकोनॉमिक्स क्राइसिस को सॉल्व करेंगे, और इकोनॉमिक क्राइसिस देखिए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, तो ऐसे में जनता को प्राइड देने के लिए कुछ डिफेंस कैपेबिलिटीज, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज, यू कैन से डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी, तो ये सब कुछ ये शो करेंगे। अब देखिए श्रीलंका की लेफ्टिस्ट पार्टी के इतिहास को जरा खोलते हैं। मतलब जब श्रीलंका को आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से, उससे पहले से ही लेफ्टिस्ट पार्टीज वहाँ पर थी। शुरुआती लेफ्टिस्ट पार्टी का मानना था कि देखो यहाँ पर जो तमिलियन पॉपुलेशन है ना, वो इस कॉलोनियल टाइम में आई है, जो इंडिया के तमिलनाडु वाले एरिया से आई है, तो वो है यहाँ की माइनॉरिटी। अब यहीं पर कितने जनरेशन्स हो गए हैं, तो वी शुड एक्चुअली एंगेज देम विद इन दी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ श्रीलंका। मतलब उनको भी भाई इक्वल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो तमिल और सेनेलीज दोनों की बात होती थी, दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात होती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने पढ़ी लोगों की समझ कि लोग क्या चाहते हैं, तो पता लगा यार मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अगेंस्ट तमिल असर्शन ऑफ देयर इक्वल राइट। यानी कि भाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो तमिल के खिलाफ है। दे बिलीव इन सेनेलीज बुद्धिस्ट नेशनलिज्म, यानी कि यहाँ तो जो तड़का लगा हुआ है इनकी पॉलिटिक्स में, वो तो बुद्धिस्ट नेशनलिज्म का लगा हुआ है। तो अगर राजनीति में आपको ताकतवर होना है तो आप क्या करते हैं? क्या वो करते हैं जो सही है, या वो करते हैं जो जनता को सही लगता है? तो हकीकत ये है, जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, यथार्थ है, वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है वो कई बार वो करती है जो जनता को अच्छा लगता है। तो ऐसे इन्होंने तमिल कॉज को हटा दिया। फिर इनसे पूछा कि यार आप तो कम्युनिस्ट, भाई आप यूएसएसआर से, ये रहे विजय वीरा, जेवीपी के इनिशियल लीडर, भाई आप तो इसलिए आए थे कि भाई आप मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलोगे, और वो तो क्लास की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। अब गरीब चाहे सिनेलीज हैं, गरीब चाहे तमिल हैं, आपको तो सबकी बात करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी देखा यार ज़्यादातर लोग तो यार क्लास की बात नहीं कर रहे, तो हम जो है कम्युनिज्म की अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं। मतलब इन्होंने क्या करा, श्रीलंका के हिसाब से जो अपनी पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को चेंज कर लिया। और ये पहली बार इन्होंने नहीं किया, ये कह रहे हैं मेरे तो गुरुजी ने भी चेंज किया था। मतलब इट्स लाइक कि जो लेनिन है, मार्क्स कहते थे कि भाई जो क्लास होगा ना, इस क्लास में केवल वर्कर्स क्लास होंगे। मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन होगा, वायलेंट रिवोल्यूशन होगा, और वायलेंस से घबराना नहीं। वायलेंस इज मिडवाइफ ऑफ चेंज। बड़ा बदलाव वायलेंस के थ्रू आएगा। तो उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल समझ में आता। देखो 1971 में वायलेंस करी, 1987 में मैसिव वायलेंस करी। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो मार्क्स कह कर गए थे कि जो वर्कर्स हैं वो स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस आएगी और बस फिर रिवोल्यूशन होगा। लेकिन इन्होंने जो मार्क्स के आइडियोलॉजी पर चले, लेनिन, उन्होंने मार्क्स के आइडियोलॉजी को पूरी तरह माना नहीं, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बना दी। तो विजय वीरा लाइक कि भाई आपने भी तो नहीं माना। मार्क्स कह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनानी, क्योंकि नहीं तो कुछ पार्टी के लीडर्स के पास पावर आ जाएगी, फिर वो डिक्टेटरशिप चलेगी। और हुआ वही। देखो, चाहे आप सोवियत का एग्जाम्पल ले लो अंडर स्टालिन, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लो किम जोंग इल, अभी किम जोंग उन, यही तो हो रहा है। ऐसे आप क्यूबा का ले लो, फिदेल कास्त्रो। तो यानी कि जो मार्क्स कह गए थे बात तो सही थी, लेकिन उन्हें उसके हिसाब से नहीं चले, क्योंकि इनका मानना था कि अगर मार्क्स के हिसाब से चलेंगे तो कहीं कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आ नहीं पाएगा। प्लस मार्क्स कह रहे थे कि वर्कर्स शुड यूनाइट, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई रशिया में रिवोल्यूशन लाना था 1917 में। रशिया में वर्कर्स फैक्ट्रीज में इतने कहाँ हैं, क्योंकि सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, मतलब सेमी इंडस्ट्रियल सेमी फ्यूडल, कुछ एग्रीकल्चर मास है और कुछ आपका इंडस्ट्री है। तो हमें तो दोनों को, जो भी एक्सप्लॉइटेड है हम तो उनकी बात करेंगे। तो इन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स दोनों की बात करी। तो विजय वीरा ने कहा अच्छा ठीक है आप इसकी बात कर रहे हो, लेकिन आप रिलीजन एथनिसिटी के बेस पर डिवीजन की बात तो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा डिवीजन की बात क्यों करेंगे भाई, हम तो सबकी बात करेंगे, तभी तो यूएसएसआर एक स्ट्रांग नेशन बना। तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, विजय वीरा ने कहा भाई हमारी पॉलिटिक्स में तो हम तब सक्सेसफुल होंगे जब मास हमारे साथ होगा, और जो मास है ना उसके अंदर सेंटिमेंट है एंटी तमिल। तो ऐसा लगने लगा कि कई पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट की वो भी अब तमिल इशू पर सपोर्ट नहीं कर रही थी। उल्टा, जैसे इंडिया अगर तमिल इशूज पर सपोर्ट कर रहा था, पीस अकॉर्ड कर रहा था, तो इंडिया के खिलाफ खड़े थे ये जेवीपी। ये देखिए, तो इन्होंने सोचा कि भाई पॉलिटिकल फोर्स जो है वो सेनेलीज बुद्धिस्ट नेशनलिज्म की है, चलो हम तो इनके साथ हो जाते हैं, एक्चुअली इसी के थ्रू पावर में आएंगे। जेवीपी तो हालांकि ये तो कुछ और पार्टीज थी, जैसे ये लंका समाज पार्टी, सम समाज पार्टी, कहने के लिए सम समाज की बात करें, सब एक हैं, लेकिन भाई साहब कहने के लिए एक हैं, हकीकत में तो इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं और तमिल्स को प्रायोरिटी दे नहीं रहे हैं। ठीक है, यही पॉलिटिक्स होती है यहाँ पर।
लेकिन इनका कहना था कि हम तो, तुम तो यार सम पार्टी, तुम तो चलो इनकी बात कर रहे हो, हम तो एक्चुअली इस पूरे सिस्टम को ही खत्म करके नया स्टार्ट करेंगे। नाउ जेवीपी देखिए, ये अगेंस्ट इंडिया थी। क्यों? इनको लग रहा था कि इंडिया ने कहा कि भाई देखो, आपके यहाँ जो जाफना रीजन में तमिल इशू चल रहा है, वहाँ से कई तमिल आउटफिट जो है इंडिया में इन्होंने बेस बना लिया है। तो ये मुद्दा केवल श्रीलंका का नहीं है, ये इंडिया का भी है। भाई अगर श्रीलंका का होता तो फिर इंडिया में इंस्टेबिलिटी के चांसेस क्यों होते? तो भाई श्रीलंका ने कहा ठीक है भाई, आप हमें मिलिट्री सपोर्ट देना चाहते हो, अपनी मिलिट्री को यहाँ पर भेज दो। हमने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं। जेवीपी ने कहा नहीं, ये तो इंडिया का कॉलोनियलिज्म है, इंडिया अब हमें गुलाम बना लेगा। ये एक तरीके से अल्ट्रा नेशनलिज्म को, मतलब नेशनलिज्म समझते हैं ना, मतलब राष्ट्र के प्रति भावना और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का तरीका था, मजबूत करने का तरीका था। और अल्ट्रा नेशनलिज्म कई बार डिक्टेटरशिप का रास्ता बन जाती है। तो ये अल्ट्रा नेशनलिज्म पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये डिक्टेटरशिप का रास्ता हमने कई देशों में देखा। देखो यूरोप में आपको बताया नाजिज्म, फासिज्म, वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, वहाँ पर भी पॉलिटिकल क्राइसिस थे, और वहाँ पर जनता को कह दो कि भाई सब राष्ट्र के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो बस इस हिसाब से इन्होंने सोचा हम पावर में आ जाएंगे। खैर, चुनाव भी लड़ा गया और उस समय पर 4% वोट आई थी इनके पास, तो पॉलिटिकल सक्सेस इनको मिला नहीं था। जो मासेस की डिक्टेटरशिप, मासेस की जो डिमांड थी, वो अभी पूरी तरीके से टैप नहीं कर पाए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कई और लेफ्टिस्ट पार्टीज अदर पार्टीज के साथ थी, जैसे फ्रीडम पार्टी के साथ थी, जो अपनी सरकार बना गए थे। यानी कि लेफ्ट के लैंडस्केप में जेवीपी, जिस पार्टी का भी राइज हुआ है, उसके पास वो प्रभुत्व नहीं था जो आज आया है। अब जरा श्रीलंका के हालात जरा स्टडी कर लेते हैं, कैसे ये ग्राउंड बना है जेवीपी के इतने सिग्निफिकेंट सक्सेस का। इकोनॉमी 3.6% श्रिंक हो गई, मतलब ग्रो होना चाहिए। प्रोडक्शन रिसोर्सेज अगर बढ़ेंगे तभी तो नई नौकरियां मिलेंगी। तो सोचो, अगर आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, जनता की डिमांड और बढ़ेगी, तो भाई साहब सीधा प्रॉब्लम क्या होगी? क्राइसिस हो जाएंगे। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो भाई साहब कैसे आप अपनी जनता की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करोगे? अगर सप्लाई का क्रंच हो गया तो सीधा क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो जनता के ये हालात हो जाएंगे। आपने अपनी डिपेंडेंस रखी टूरिज्म पर, जैसे ही कोविड आया तो लगभग समझ लो कि 10% ऑफ श्रीलंका जीडीपी वाज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। इस पर नेगेटिवली इंपैक्ट हो गया। प्लस आप एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, इकोनॉमी आपकी क्राइसिस में है, तो भाई साहब आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा क्या? उतना नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, आपकी इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंट। इंपोर्ट जब करते हो तो क्या दोगे? श्रीलंकन रुपीज़ दोगे? नहीं, वहाँ पर आपको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। तो अल्टीमेटली वहाँ पर आपकी जो आपके लिए चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी करेंसी और ज़्यादा वीक हो जाएगी। फिर ये गोटाबाया राजपक्षा, इनके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग, मतलब इनको मैंडेट मिला हुआ था कि इनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और इतनी खराब नीतियाँ इनकी, अभी हम उन पर बात भी करेंगे। तो एक चीज़ हमें सीखने के मिली श्रीलंका से, कि अगर आपकी इकोनॉमी के लिए कोई चीज़ अच्छा काम कर रही है तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप उस पर और ज़्यादा डिपेंडेंट रहें। क्या इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इससे कुछ सीख सकते हैं? जैसे इफ़ सर्विस सेक्टर, स्पेशली आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैव डन वेल फॉर इंडिया, हम सर्विसेज देते हैं, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, लेकिन आपको नहीं पता कि ग्लोबल इकोनॉमी कब ट्रांजिशन होगी। एआई, जनरेटिव एआई, ये सब न्यूज़ में है। तो इट इज़ एप्ट टाइम कि हमें भी, क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले अगर श्रीलंका से कोई कहता कि यार तुम्हारे यहाँ ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, तो कई श्रीलंकन इकोनॉमिस्ट वुड बी सेइंग कि क्या बात कर रहे हो, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो ऐसे ही जब पता लगता है कि इतनी इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, इतना बड़ा शॉक लग सकता है, तो हमें भी सीख लेनी चाहिए। यहाँ पर फॉरेक्स देखिए, 7.5 बिलियन डॉलर के आसपास था 2019 में, 21 में 2.8 बिलियन डॉलर। अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो अक्टूबर 2024 का है, अभी भी 6.4 बिलियन डॉलर पहुंचा है। यानी कि 2019 के लेवल से अभी भी इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नीचे है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही कम है, मतलब जिसमें फॉरेन करेंसीज हैं, तो भाई साहब आपकी जो परचेजिंग कैपेबिलिटी है, इंपोर्ट कवर है कि भाई इंपोर्ट आप आसानी से कर सकते हो, वो भी तो वीक रहेगा। करेंसी डेप्रिसिएशन हो गई इनकी, अभी 8% के आसपास फॉल होगी। इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब उस पर सोने पे सुहागा वाला काम इन्होंने कर दिया। गोटाबाया राजपक्षा ने कहा कि श्रीलंका की इकोनॉमी को हम ऑल ऑर्गेनिक बनाएंगे, कह दिया सारे फर्टिलाइजर बैन। भाई साहब फर्टिलाइजर बैन, आपकी इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर थोड़ा प्रोडक्शन ठीक कर रहा था, आपने उस पर भी पानी फेर दिया। ये देखिए करीब 50% का आसपास लॉस हुआ इसको, टी इंडस्ट्री को। तो ऐसे में लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया, लेकिन इनको अपोज करने के लिए कोई था नहीं इनकी सरकार में। और फाइनली इन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस लगाए। जब जनता महंगाई से परेशान, शॉर्टेज हो रही है, करेंसी फॉल हो रहा है,
जॉबलेसनेस हो रही है, फिर ऊपर से आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जनता सड़कों पर। इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करना और सीज करना, वायलेंस का इस्तेमाल करना, ये सब शुरू कर दिया। इसके बाद इनको मौका मिल गया जेवीपी को कि यही तो मौका है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस है तो जनता अब चाहेगी अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव क्या बनी? ये लेफ्टिस्ट पार्टी बनी, क्योंकि जब जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो जनता के मन में आएगा कि एक्चुअली अमीर कौन हुआ है? ये सरकार के कुछ करप्ट नेता, कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ ये जो अमीर कॉरपोरेट हैं। लेकिन शोषण किसका हो रहा है? केवल गरीब का, मिडिल क्लास का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पहले सपोर्ट में इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं थी, तो ऐसे में इन्होंने स्नैप इलेक्शंस कराए, दोबारा इलेक्शन कराए, और उसमें आगे इनके पास सब सरप्राइजिंगली मतलब 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी, जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकें। लेकिन अभी जो उनको सेकंड स्नैप में जो इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली, इसमें उन्होंने ट्रिक क्या खेली? इन्हें नॉर्थ और ईस्टर्न साइड से भी अच्छी सीट्स मिली हैं। नॉर्थ में तमिलियन पॉपुलेशन है, ईस्ट में तमिलियन पॉपुलेशन है, तो कैसे मिली? तो इन्होंने ये फिर चुनावी वादे करे कि देखो अगर हमारी सरकार बन गई तो देखो जब ऑपरेशन हुआ था श्रीलंकन आर्मी का अगेंस्ट एलटीटी, तो उसके बाद से कई तमिलियन पॉपुलेशन जो इस एरिया में रहती है उनकी ज़मीनों पर अभी तक कब्जा श्रीलंकन आर्मी का है। तो भाई देखो वो तो वापस मिलना चाहिए। लेकिन इस बेसिस पर उन्होंने लगा चलो भाई अभी इनको इतनी मेजोरिटी यानी कि यही आने वाली पावर है, इन्होंने भी इसको ही वोट दे दिया 2/3। लेकिन क्या इन्होंने तमिल एस्पिरेशन पर, मोर ऑटोनॉमी पर, इस पर कुछ वादा किया? नहीं, ये संभल कर इस पर चले। कारण क्योंकि अगर यहाँ पर ये तमिल के ज़्यादा सपोर्ट में बोलते तो हो सकता है कि जो इनका अल्ट्रा नेशनलिस्ट रूरल सिनेलीज सेंटिमेंट है, जो बुद्धिस्ट एथनो नेशनलिज्म की बात करता है, सिनेलीज नेशनलिज्म की बात करता है, वो वोट बैंक इनका कम हो जाता। तो इस स्ट्रेटजी का इन्होंने इस्तेमाल किया और देखिए फिर तो रंग दिया इन्होंने पार्लियामेंट को। ये पब्लिक सेंटिमेंट डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव कह रहा है। तो यानी कि डिक्टेटरशिप, व्हाट दे वांट इज सॉल्यूशन। जेवीपी का स्टांस देख लीजिए कार्डर को लेकर, ये इनके ही पार्टी के अंदर के एक लीडर का एसर्शन है। कहने का मतलब है कि जेवीपी रेजिमेंटेड है। रेजिमेंटेड समझते हैं, जैसे रेजिमेंट की तरह काम करती है, और यहाँ पर इंटरनल क्रिटिसिज्म का कोई स्कोप नहीं है। कुछ ऐसा ही जैसे कि कई अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं उसमें भी देखा जाता है। इनका पास्ट मिलिटेंसी का है तो वो अभी भी इनके अंदर दिखता है। तो इनका कहना है कि अगर ये स्टेटमेंट मैं इंडियन न्यूज़पेपर को दे रहा हूँ तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इस वजह से मेरा नाम ना बताया जाए। तो जेवीपी की जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो वैसी ही है, ऐसा इनका कहना है। देसाई ने वादा किया है कि जो फैमिली रूल चलता था उसको हम हटा देंगे, क्योंकि देखो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहा ना कि जनता को जो चाहिए उसको वो वादा करो तभी तुम पावर में आओगे, फिर उसके बाद वो करो जो जनता के लिए ज़रूरी है आपके हिसाब से। दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। अब इस कंटेक्स्ट में इंडिया का इंटरेस्ट कहाँ पर कनेक्टेड है? देखिए हमने तो भाई बधाई दे दी है इनको, ठीक है, क्योंकि आप पावर में हैं, क्योंकि हमारा तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन है। लेकिन हाँ, इनकी पार्टी के साथ सीसीपी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना, और दुनिया में कुछ जो लेफ्टिस्ट स्कॉलर कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ लेफ्टिस्ट ब्लॉक अगेंस्ट कैपिटलिज्म, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा कुछ ही लग नहीं रहा है कि करेंगे, कारण क्योंकि इनको अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए चाहिए इनको इन्वेस्टमेंट, स्टेबिलिटी, इनको जॉबलेसनेस को हटाना है। तो गवर्नमेंट कैसे जॉब देगी? अब प्राइवेट सेक्टर प्राइम मूवर है इकोनॉमी का। तो ऐसे ये जो लेफ्ट स्कॉलर जो कह रहे हैं कि राइज कर दो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, जैसे कि चाइना में, तो अपॉर्चुनिटी भी तो देखनी पड़ती है। श्रीलंका के पास अभी है क्या? तो दुनिया की निगाहें अब श्रीलंका पर है, हमारी निगाहें भी हैं। कुछ डेवलपमेंट होगा तो उस पर फिर हम एक एनालिसिस लेकर आएंगे। अभी अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह। आपका जो ओपिनियन हो यू कैन शेयर इन कमेंट्स। यू कैन शेयर दिस वीडियो एज वेल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। शशांक त्यागी फॉर यू। क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द राइज ऑफ लेफ्ट इन श्रीलंका एंड हाउ डज इट इंपैक्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया। क्लियर है आपको? फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।